हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं ना। तो रिवीजन में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? तो हम लोगों ने रिवीजन में पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, यानी कि बहुपद। तो इसी क्रम को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को सीख रहे थे, है ना। तो ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसको हमें सॉल्व अगर करना है तो कैसे करेंगे, यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप एक बात बताओ, क्या आप सभी ने a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला सीखा हुआ है? यस सर। तो बेटा इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चाहे ये फार्मूला याद रखो चाहे ये, दोनों ही बातें सेम है। क्या आप सभी को ये फार्मूला क्लियर हुआ? सबसे पहले ये बताइए, क्या आप सभी को ये फार्मूला क्लियर हुआ बेटा? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो चलो, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इसी पर आधारित है। देखना कैसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 8a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो बच्चों इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। अब आप कहोगे सर कैसे? याद करो, 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का क्यूब यानी कि क्या होता है? 8 होता है। तो मैंने 8 को क्या लिख दिया? 2 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, बेटा यहाँ पे देखो कॉमन लिया जा सकता है बहुत ही आसानी तरीके से। चाहो तो आप एकदम इस प्रकार से भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप कॉमन ले लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कॉमन ले लिया जाए? 6ab कॉमन ले लिया जाए बच्चों। 6ab कॉमन लोगे तो क्या होगा? ये 6 दूना 12 और 6 एकम 6, यानी कि बी। होगा कि नहीं बच्चों, बताओ? होगा ना, बहुत ही बढ़िया। तो 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6ab को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2a × b ब्रैकेट में 2a प्लस बी। अब यह ऊपर सिखाए गए फार्मूले के आधार पे हम लोग बना सकते हैं, है ना। ये जो आपको फार्मूला सिखाया गया, चलो इस वाले लाइन को हम इरेज कर देते हैं एक बार के लिए, ताकि आप अच्छे से चीजों को सीख सको। देखो, जो ही मैंने इसको इरेज किया, देखो ये वाला फॉर्म लिखा हुआ है। इस वाले फॉर्म के द्वारा क्या ये वाला फॉर्म बनाया जा सकता है बेटा? बिल्कुल बनाया जा सकता है ना। बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो इसको हम लोग समेट के लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब, जहां पे a का मान क्या था? 2a और b का मान बेटा b था। तो ये इसका क्या है? गुणनखंड का आंसर है। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों को ये यस बात सर। आ गया? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो इसको मैं अब आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, चलो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो इसको अगर सीखना है बेटा, तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है वह फार्मूला? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे इस फार्मूले को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस फार्मूले के बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखो बेटा ये फार्मूला है, ओहो सॉरी, यहाँ क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है फार्मूला बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। क्या क्या आपको ये फार्मूला समझ में आया? ये फार्मूला एकदम लर्न कर लो आप, है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस आपके सर। एग्जाम में, है ना, आपके एग्जाम में ये आधारित या इस पर आधारित क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप इस प्रकार के फार्मूले को एकदम लर्न कर लीजिए। ओके, आई होप आपने इसको देख लिया होगा अच्छे से। अब देखना दिए गए क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, है ना। दिया गया क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है बेटा 16a² प्लस 9c² माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ac। ठीक है बच्चों, अब देखना इसको हम क्या लिखते हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे देखो माइनस 2b, क्योंकि अभी आपको मैं बताता हूँ ये मैंने माइनस क्यों लिखा है। प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि कुछ ना कुछ संख्याएं माइनस में होंगी तभी ये माइनस आ रहा है। ठीक है, ये प्लस है, इसका मतलब अगर ये बी और सी दोनों ही माइनस होंगे, है ना, दोनों ही माइनस होंगे तभी जाके ये प्लस आएगा। इसीलिए देखो बी वाला टर्म और सी वाला टर्म हमने निगेटिव लिया है। बच्चों क्या ये आपको ये बात समझ में आई कि हमने माइनस क्यों लिया है उसको? क्योंकि देखो बी और सी जब दोनों का गुणा कराओगे तो प्लस आना चाहिए। तो प्लस तभी आएगा जब दोनों ही ऋणात्मक हो, दोनों ही निगेटिव हो। याद करो, बहुत ही आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे कि माइनस का गुणा माइनस से कराने पर, ठीक है बेटा, माइनस का गुणा माइनस से कराने पे क्या आता है? प्लस आता है। क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गई? आप सभी यस बताइए। सर। आ गया? अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखना बेटा, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 × अब मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, 2 × 4a इंटू -2b। अलग अलग कलर यूज करूंगा ताकि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो सके कि हम ये चीजों को कैसे लिख रहे हैं। 2 × अब देखना bc, b का मान क्या है? -2b। c का मान क्या है बेटा? c का मान है -3c। आप गुणा करा के देख लो, वही चीज आएगी। आप अगर गुणा करा के देखोगे ना तो वही सेम चीज आएगी। देखो ध्यान से, 3 × 2 = 6 × 2 = 12, माइनस और माइनस मिलके प्लस 12bc। देखो आ गया। फिर देखो ये 4 × 2 = 8 × 16, है ना, माइनस का 16ab, ये देखो आ गया। तो इन सब चीजों से आप एकदम अच्छे से रूबरू हो जाइए, है ना, और कहीं भी दिक्कत हो तो मेरे को तुरंत बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो यहां तक तो आपने समझ लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब एक चीज और बेटा बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। देखना, पहले लिखेंगे 2 × देखना 24ac, यानी कि ये हो जाएगा
-3c इंटू a का मान 4a। ठीक है, देखो बेटा ये क्या इस फॉर्म में बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो एकदम इसी फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ या ना, y या n, टाइप करके बताओ। आप कहोगे सर कभी आप बड़ा लिख देते हो कभी आप छोटा लिख देते हो, मैंने इस बारी बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि सवाल में ए बी सी पहले से था, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, यस सर। इसलिए हमने कैपिटल लेटर्स का यूज किया हुआ है। ठीक है, ओके, आई होप सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो जब बच्चों इस प्रकार से ये लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं, तो ए का मान रख दीजिए, ए का मान क्या है 4a। अच्छा बेटा बी का मान क्या है, तो बी का मान -2b है। अच्छा बच्चों सी का मान क्या है, तो सी का मान -3c है। यही आपका करेक्ट आंसर आएगा, यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए, सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई? यस सर। बढ़िया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलो बच्चों देखो बेटा अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम समरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब तक हम लोग जितना सीखा उसको हम लोग एक पेज पे है ना हर एक चीज को रिवाइज करने वाले हैं। तो क्या है समरी, क्या है सारांश, इसको देखिए। आपको बताया गया था जो एक चर वाला बहुपद होता है बेटा उसको px से दिखाते हैं, qx से दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं। तो इसको अगर आप सामान्य रूप में लिखेंगे तो एक बहुपद को सामान्य रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है बेटा, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, जहां पे n इसके घात है, ठीक है, और a n इसके गुणांक है ना, इसके कोफिशिएंट है, इस प्रकार से बच्चों। ठीक है, जो आप ये देख पा रहे हो ना a n या a1 या फिर a0, ये सब के सब क्या है गुणांक हैं, जो कि क्या है अचर होते हैं। आप याद करो किसी बहुपद को आप ऐसे लिखते थे, सपोज दैट, समझना मेरी बात को, 9x⁴ प्लस 7x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, है ना। इस प्रकार से अगर लिख दिया गया तो यह एक क्या है बहुपद है बच्चों। ठीक है, अब इस बहुपद में देखो यहाँ पे जो घात है वो क्रमशः क्या क्या है, तो घात जो है वो क्रमशः 4 है, देखो 4, फिर क्या हो गया 3, फिर 2, अंत में 1, है ना, घटते हुए क्रम में। तो इसी प्रकार से देखो ये पहले n है, फिर n-1 यानी एक घटा दिया गया, ऐसे घटा घटा कर देखो अंत में 1 लिखा गया, और अंत में सबसे अंत में कुछ लिखा ही नहीं गया है, इसका मतलब यक्ष का घात क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्या आप सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि एक बहुपद का जो सामान्य रूप यस होता है, सर। बेटा डीके के नाम से जो है ना वो माइक बार बार ऑन मत करो, ये सामान्य रूप है किसी भी बहुपद को लिखने का। ठीक, ओके ओके बच्चों, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। इसमें एक कंडीशन ये है कि जो ये an है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन आप याद रखेंगे कि an कभी भी 0 के बराबर
नहीं होना चाहिए। तो बच्चों क्या आप इस चीज को याद रखोगे? बताओ, इस चीज को आप याद रखोगे? याद रखोगे ना? बहुत ही बढ़िया। ठीक है। मुकेश के नाम से जो है, केवल एक बार वाई टाइप करिए, बार बार वाई टाइप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, मान लेते हैं हमने एक बहुपद दिया इस प्रकार से पी एक्स। पी एक्स बराबर मान लेते हैं हमने लिखा बेटा 4x। फिर मान लेते हैं हमने क्यू एक्स लिखा। क्यू एक्स बराबर लिख दिया मान लेते हैं हमने 9x² प्लस 3। ठीक है, और एक लिखा आर एक्स, है ना? इस प्रकार से एक बहुपद लिखा। इस बहुपद का नाम दे देते हैं 5x² प्लस 6x प्लस 1। तो बच्चों बताओ, इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने टर्म हैं पी एक्स वाले में? बेटा पी एक्स में कितने पद हैं, कितने टर्म हैं? नहीं, दो नहीं, एक है। ये 4 और x दोनों एक ही कहलाएंगे, एक पद हैं। तो बेटा इस प्रकार का बहुपद कहलाता है एक पदी। एक पदी कहलाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो पद हैं, एक हो गया 9x² और दूसरा हो गया 3। दो पद हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार का बहुपद कहलाता है द्विपदी। ठीक है, बाइनोमियल। बच्चों क्या आप ये सीख पा रहे हो कि एक पदी कब होगा, द्विपदी कब होगा? दो टर्म है ना, इसीलिए। अच्छा बताओ, जो आर्यक्स है वह क्या होगा, एक पदी होगा, द्विपदी होगा या त्रिपदी होगा? आर्यक्स जो ऊपर लिखा गया ना स्क्रीन पर, वह त्रिपदी होगा कि द्विपदी होगा कि एक पदी होगा? त्रिपदी होगा ना। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ पे एक पद, दो पद और ये तीन पद, यानी कि ये होगा त्रिपद, ट्राइनोमियल। क्या सारे बच्चे इतना सीख पा रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। अब देखो, मान लेते हैं कोई भी बहुपद लिखा गया है ऐसे पी एक्स 4x प्लस 7। तो बताओ इस वाले बहुपद की घात क्या है बेटा? इस वाले बहुपद की घात क्या है, कौन बताएगा? सर एक। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, घात एक है। तो इस प्रकार का बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। ये हमने पिछली क्लास में बताया था, बताया था ना बच्चों? ये चीज आपको सिखाई गई थी ना पिछली क्लास में? क्यू एक्स वाले बहुपद की घात कितनी है? बताओ बच्चों, दो है ना? बहुत बढ़िया। तो जब दो है तो ये कहलाता है द्विघाती, द्विघाती बहुपद। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं एक बहुपद लिखा गया है एफ एक्स करके ऐसे। इस प्रकार से। अब देखो इस वाले बहुपद का जो घात है बेटा, वो क्या है? अधिकतम घात 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, क्या आप सभी को इतना क्लियर हो पा रहा है? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे।
ओके बच्चों, चलो देखो, वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर शून्य हो। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको एक बहुपद दे दिया गया ऐसे। ठीक है, समझना मेरी बात को। और इस बहुपद में अगर आपसे बोला गया कि चलो बेटा यक्स की जगह पे 3 रख के देखो क्या होता है, आपने 3 को रखना स्टार्ट किया तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3, ऐसे ही तो रखोगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 गुणे 3 यानी कि 15 होता है, अब प्लस 6, 9 और 6 जोड़ दोगे यानी क्या आएगा 15, माइनस 15 पहले से था, यानी कि अंत में क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब यक्स बराबर 3 रखने पर बेटा बहुपद का मान क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। इसीलिए x बराबर 3 को इस दिए गए बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शून्यक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। क्या आपको ये चीज क्लियर है कि किसी भी बहुपद में जो भी मान रखा गया और उस रखे गए मान के द्वारा बहुपद का मान शून्य हो गया बच्चों, तो वह रखा गया मान, ठीक है, शून्य का कहलाता है। ये सारी बातें पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखी थी, ये सब का सब आपको मैंने पिछले क्लास में ही सिखा दिया था। अच्छा बच्चों, अब सीखते हैं। अभी को आपने देखा कि जो x बराबर 3 था रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मान शून्य के बराबर आ गया था, है ना। तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें x माइनस 3, ठीक है, तो ये जो x माइनस 3 है बेटा ये गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा किसका, इस दिए गए बहुपद का। ये भी बात आपको सिखाई गई थी कि अगर x माइनस ए टाइप का कुछ भी गुणनखंड है किसी भी बहुपद का, तो x बराबर a रखने पर, ठीक है, वह शून्य के बराबर हो जाएगा। बच्चों ये भी आपको क्लियर है? ये हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया था, है ना। चलो अच्छी बात है। चलो अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, है ना, इनको आप लोग नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चलो अब आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का टॉपिक हमें पढ़ना है। तो आज हमें पढ़ना है बेटा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, ये चीज हमें पढ़ना है। चलो देखो होता क्या है, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, है ना, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा सीखेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। तो दो देखो बेटा, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने का तरीका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी तथा सी अचर हैं। अचर का मतलब होता है कोई ना कोई संख्याएं हैं। अब आप कहोगे सर तो x और y क्या है, तो x और y x और y जो बेटा है ना वो चर है। चर का मतलब होता है कि इनके मान फिक्स नहीं होंगे, बदलते रहेंगे। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखने का तरीका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है ना, जहां ए बी तथा सी क्या है, अचर हैं, और एक्स और वाई चर हैं। ठीक, यानी उनके मान बदल सकते हैं।
तो देखो आपसे बोला क्या गया इस सवाल में कि रूट का जो 2x बराबर 7y माइनस 9 है, इसको आप इस दिए गए रैखिक समीकरण से तुलना करिए और a, b और c का मान बताइए। अच्छा बच्चों एक बात बताओ आप सभी, मान लेते हैं हमने समीकरण ऐसे लिख दिया 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0। तो क्या आप तुलना करके बता सकते हो कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है? आप अपने चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है? तो बेटा देखो, तुलना करोगे ना तो a का मान आएगा 3, b का मान आएगा 4 और c का मान आएगा 9। देखो एकदम उसी के स्थान पे लिखा हुआ है। तो बस हमें करना क्या है, हमें वही चीज रख देनी है। क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बस यही काम आपको करना है इस वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी एकदम सेम यही काम करना है। देखना बेटा, आप जानते ही होंगे, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। सवाल क्या है, सवाल है रूट का 2x बराबर 7y माइनस 9। तो सबसे पहले इस सवाल को इसके रूप में लिखेंगे। ठीक है, इस रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना बच्चों, 7y इधर ला देंगे तो माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। अब बताओ तुलना करोगे बेटा तो a का मान क्या आएगा, √2 आएगा, है ना। तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर a का मान √2 आएगा। बच्चों b का मान क्या आएगा, तो b का मान बेटा -7 आएगा और c का मान 9 आएगा। ठीक है, चिन्ह के साथ लिखते हैं, चिन्ह के साथ। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर? ओके, तब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप सभी से। ठीक है, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। बेटा इस वाले रैखिक समीकरण के लिए बताइए a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा और c का मान कितना होगा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, चैट में लिख करके बताइए। बेटा b और c का भी मान बता दो। सब लोग ए ही बता रहे हो। हाँ, सतनाम के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने बताया, लेकिन चिन्ह का ध्यान नहीं रखा गया है, चिन्ह का ध्यान नहीं रखा गया है। रविंदर, हाँ रविंदर के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, गुड। रविंदर के नाम से जो है, आपका नाम क्या है बेटा? सर रविंदर नाम है मेरा। गुड बेटा गुड, आपका आंसर है। ठीक है, तो सिर्फ एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, बाकी बच्चे उल्टा सीधा आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो,
अभी को मैंने जिस प्रकार से सिखाया था वैसे करना है। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले इसको एक तरफ लाओगे, तो 3x माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अतः a का मान कितना होगा, अतः a का मान होगा 3, b का मान होगा -5 और बच्चों c का मान क्या होगा, 10 होगा। तो जिन बच्चों ने ये उत्तर दिया था उनका आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 3 का, ठीक है, अब देखो ए बी सी डी करके इस प्रकार से आंसर्स हैं। अब आपको बताने हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो मेरी बात को समझ लेना। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। आप मेरी एक बात को सुन लीजिए एकदम अच्छे से। अगर इस प्रकार से कोई भी एक, सिर्फ और सिर्फ एक रैखिक समीकरण लिख दिया गया और पूछा गया कि बताओ इसके कितने हल हैं, ठीक है, सवाल पूछा गया बताओ इसके कितने हल हैं, यानी हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब सिर्फ और सिर्फ एक रैखिक समीकरण लिखा गया हो तब बेटा बोल देना तुरंत अपरिमित हल होंगे या फिर अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि एक आंसर नहीं आएगा इसको सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व करने पे एक्स और वाई की जो वैल्यूज मिलेंगी ना, वो एक नहीं होंगी, अनेक होंगी, बहुत सारी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आंसर्स आएगा, बहुत सारे आंसर मिलेंगे किनके लिए, एक्स और वाई के, ठीक है। एक्स और वाई की जो वैल्यू मिलेगी बेटा सिर्फ एक नहीं मिलेगी, कुछ भी बहुत सारे मिल सकते हैं। कैसे, हम तुमको प्रूफ करके बताते हैं, देखो। देखो सवाल यही था ना। आप क्या करो, एक बार एक्स का मान 1/7 ले लो, वाई की जगह पे 2/5 रखो। अब आप कहोगे सर ये मान कैसे रखा आपने, ये अपने मन से हम रख रहे हैं बेटा, कुछ भी सोच लो, तुम भी सोच सकते हो, है ना, तुम भी सोच सकते हो कुछ भी। बताओ इसको सॉल्व करने पे 3 आ गया, और जबकि राइट हैंड साइड पे भी क्या था, 3 था, यानी कि जो एक्स और वाई ये वाले मान है ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। चलो अब की बार एक्स का मान 0 ले लो, ठीक है, और वाई का मान 3/5 ले लो। देखो क्या उत्तर आता है, देखो 3 आता है कि नहीं आता। वाई का मान 3/5, 5 से 5 खत्म, 7 का गुणा 0 में आएगा 0 होगा, 3 + 0 यानी कि 3, फिर 3 आ गया, यानी कि x का मान 0 हो सकता है और y हो सकता है, y का मान 3/5 हो सकता है। देखो यहाँ पे अभी 1/7 था और अब 0 हो गया, यहाँ 2/5 था तो 3/5 हो गया, है ना। आप एक और मान ले लो ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। चलो देखना, अब की बार हम y बराबर 0 ले रहे हैं, ठीक है, y बराबर 0 ले रहे हैं और x का मान हम 3/7 ले रहे हैं बेटा। तो देखो क्या आता है, सॉल्व करो, 7 से 7 कैंसिल, फिर 3 आ गया, है ना। इसका मतलब y का मान 0 हो सकता है, x का मान 3/7 हो सकता है। देखो तुम्हारे ही सामने हमने कितने मानों को निकाल दिया, है ना, इतने 3 मानों को हमने निकाल दिया, और ऐसे ढेर सारे मान बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपसे कभी भी केवल एक रैखिक समीकरण दे करके पूछता कि बताओ इसके कितने हल हैं, तो बेटा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है? क्या आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। थोड़ा सा हमने बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन चलो हम इसको साफ सुथरा बना देते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को समझाने के चक्कर में ये हो जाता है। जल्दी से नोट कर लो आप सभी। नोट कर लो बेटा, जितने भी लोग नोट करना चाहते हैं। चलो, आई होप आप सभी ने इसको नोट आउट कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि निम्न में से कौन समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 10 का हल नहीं है। क्या आप सभी इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे? एक बार अपने से प्रयास करो, एक बार अपने मन से प्रयास करो बेटा। दिए गए मानों को रखो और देखो कौन सा हल नहीं आ रहा है। अपने, हाँ, अपने मन से सॉल्व करो, तब मुझे बताओ। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे करेक्ट आंसर आएंगे, है ना। ठीक है, काफी बच्चों का करेक्ट आंसर है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लिखा है कि जांच कीजिए निम्न में से कौन समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 10 का हल नहीं है ना। आपको बताना है हल नहीं है, तो चलो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपको, तो इन मानों को रखना पड़ेगा। देखो एक लिखा है, पहला वाला जो ए वाला पार्ट है वो लिखा है 1, 8। इसका मतलब जानते हो बेटा क्या लिखा है? ये लिखा है x, y, यानी x का मान क्या है 1 और y का मान 8 है। तो बस दिए गए समीकरण में मान को रख देने पर 2 इंटू x का मान 1 है, y का मान 8 है। देख लेते हैं क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो 2 × 2 प्लस 8, 8, 2, 10, राइट में 10 पहले से ही था। दोनों ही साइड आपस में बराबर हो रहे हैं, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये तो हल है। जबकि आपको बताना है हल नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं बच्चों। ठीक, इसी प्रकार 4, 2, अतः इसको लिखा जा सकता है 2 × यक्स का मान क्या है बेटा 4 है, y का मान 2 है, 4 दूनी 8 होगा, और 8 और 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 10 आएगा, 10 बराबर 10। ये भी देखो करेक्ट आंसर दे रहा है।
है ना। यानी ये भी एक हल है, जबकि आपसे पूछा था हल नहीं है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। चलो सी वाले को देख लो आप, सी वाले को देखो। 2 × 5 + 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे बेटा एक वाला आएगा, है ना। 10 × 5 = 15। आप खुद बताओ, क्या कभी 15 10 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। 15 एक अलग चीज है, 10 एक अलग चीज है। यानी इसके लिए हमें ये हल नहीं प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यही इसका हल नहीं है। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि सी क्यों नहीं है? तो बस बेटा इसको नोट कर लो आप, है ना, इसको नोट कर लो। चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलो बच्चों, अब एक सवाल पूछता हूँ आप सभी से, देखते हैं कि आप इसको सीख पाते हैं, आप इसको कर पाते हैं। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। 3x + 4y बराबर 15। आपको चेक करना है, ठीक है, आपको चेक करना है 7, 1 इसका हल है या नहीं। 7, 1 इसका हल है या नहीं। चेक करके बताइए। नहीं है ना? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर नहीं हो रहे होंगे, है ना। आप रखो 7 गुणे, ऐसे है ना, 3 × 7 + 4 × 1 बराबर 15 है इधर। 7 × 3 = 21, 4 × 1 = 4, तो 21 और 4 कितना होता है बेटा? 25 होता है। एक तरफ 25 है और एक तरफ 15 है, दोनों अलग अलग बातें हैं ना। कभी भी 25 15 के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो बस ये इसका हल नहीं है। ओके बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सीखेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, इसको सीखना है। तो सारे बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं कि कैसे इसको करना है? क्या आप सभी इस क्वेश्चन को सीखने के लिए तैयार हैं बेटा? वाई या एन टाइप करो। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं पहले समझा देता हूं। लिखा हुआ है कि समीकरण 9x + 7y = 63 का आलेख, आलेख का मतलब होता है बेटा ग्राफ। आलेख का मतलब क्या होता है? आलेख का मतलब होता है ग्राफ। आपको इस वाले समीकरण का ग्राफ खींचना है। तो कैसे खींचेंगे वही मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, सारे बच्चे सीखेंगे। तो इस प्रकार की क्वेश्चंस का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार से एक छोटी सी सारणी बना लेंगे, ऐसे। अब इस सारणी को बनाने के बाद
x लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। पहले x का मान 0 रखेंगे और 0 रखने के बाद हम y का मान निकाल लेंगे कि 0 रखने पे क्या आ रहा है y का मान। फिर हम y का मान रखेंगे 0 और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि x का मान क्या आ रहा है, ठीक है। यही आपको करना है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको बनाने आ जाएगा। तो देखना बेटा, सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, तो देखो लिखा है समीकरण 9x प्लस 7y बराबर 63। x का मान आपने 0 रख दिया। ये रूल है बेटा, इसी प्रकार से सॉल्व करोगे तभी आप बना पाओगे। तो 9 का गुणा 0 में कराओगे 0 हो जाएगा, कोई सेंस नहीं है 0 लिखने का। तो 7y बराबर 63, तो y बराबर 63 यानी 63/9। इसको सॉल्व करोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 7, है ना बच्चों। तो y का मान क्या आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब जो बिंदु होगा, अतः बिंदु बराबर x, y। x का मान क्या है, x का मान 0। y का मान क्या है बेटा, अभी आपने निकाला 7। तो बस अब इसको रख दीजिए, ठीक है। यानी कि 0 रखने पर x का मान, y का मान क्या आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है। बताओ इतना आपको समझ में आया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। आपने हमारी गलती को दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। 7 होगा, 9 आएगा। ये हुई बात। अब लग रहा है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, यस, बहुत ही अच्छी बात है ये, हमारे ध्यान से बिल्कुल उतर ही गया था। चलो बच्चों, अब ठीक है ना, अभी ठीक है, क्लियर है ना। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो, बहुत ही मजा आएगा, है ना। ऐसे ही पढ़ते रहो एकदम ध्यान से। तो आपने देखा कि x का मान 0 और y का मान 9। चलो अब y बराबर 0 रखो और x का मान निकालो। चलो बच्चों, नाइन एक्स आएगा, क्योंकि 7 का गुणा 0 में कराओगे 0 हो जाएगा। तो x का मान 63/9, यानी कि x बराबर 963। अतः बिंदु क्या होगा, अतः बिंदु बराबर x, y। x, y बराबर मतलब क्या होगा, x का मान 7 है और y का मान 0 है। तो यानी कि 0 रखने पर x का मान क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है बच्चों, बताओ इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर है ना। ठीक है, तो अगर इतना क्लियर है बच्चों तो ध्यान से देखना। देखो हमें दो बिंदुएं मिल गई, कौन कौन सी, एक तो हो गया 0,9, ठीक है, ये देखो 0,9 है ये, और एक क्या है 7,0। बस इसी के आधार पर आपको ग्राफ बना देना है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले इस प्रकार से एक x एक्सिस और एक y एक्सिस खींच लेना है। अब एक बिंदु है 7,0, यानी कि x अक्ष पे हमें 7 बार चलना पड़ेगा। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये होगा आपका 7,0। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक है 0,9, यानी कि y पे 9 बार चलना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर देते हैं।
ठीक है बच्चों। अब इन दोनों ही रेखाओं, दोनों ही बिंदुओं को, कौन कौन सी बिंदु हैं, एक है 0,9 और एक है 7,0, इन दोनों ही बिंदुओं को मिला दीजिए आपस में। एक मिनट बच्चों, इन दोनों को मिला देते हैं ऐसे। तो ये जो रेखा बनी ना, इसी रेखा का नाम क्या होगा, जो कि आपसे पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था, 9x प्लस 7y है ना, इसका नाम होगा 9x प्लस 7y बराबर 63। इसी को बोलते हैं ग्राफ खींचना। ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, इस वाली रेखा का ग्राफ है। बच्चों क्या आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, देखो वही चीज यहाँ पे बनाई गई है इस प्रकार से, वही चीज सेम है ना, इस प्रकार से बनाई गई है। कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम चीज है जो मैंने बनाया है, ये यहाँ पे पहले से ही बना बनाया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। देखो इसमें क्या करना है, लिखा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करिए। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बेटा, कि जो बिंदुएं दी गई है ना उसको रख दो। 3,4 अर्थात x बराबर 3 और y बराबर 4 समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखने पर, तो 3y बराबर ax प्लस 7 है, तो 3 गुणे y का मान कितना है बेटा, 4 है। a इंटू x का मान कितना है, 3 है। 4 3 12, 3a प्लस 7। ठीक है बच्चों, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 इधर भेज दो, -7 हो जाएगा, तो 12 में से 7 गया 5, तो a का मान क्या आएगा, 5/3। बस यही आपका उत्तर है। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसको भी नोट कर लो। क्या बच्चों ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, ठीक है बच्चों, अब आप होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है, अब आप होमवर्क नोट करेंगे।